वेलकम टू टेक्स अच्छा अकेडमी। जैसे कि हम अपने चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं चैप्टर 1 बिजनेस टेक्नोलॉजी का, जो कि है आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारी बिजनेस टेक्नोलॉजी है उसके बारे में हमने सारे डिस्क्रिप्शन दे दिया था आपको लेक्चर नंबर 1 में। अब हम बात करेंगे चैप्टर 1 की। इसमें हम कवर करेंगे आपका थ्योरी, कुछ क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, और जो इसका नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम स्टडी किट के क्वेश्चंस के बारे में क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले तो हो गया हम इसमें कवर क्या करेंगे आज। पहला होता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है। बुकानन एंड हुजियंस की डेफिनेशन में क्या कहा गया है कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहते हैं। सेकंड टॉपिक हमारा आएगा कि ऑर्गेनाइजेशन क्यों एग्जिस्ट करती है, क्या की बेनिफिट्स है एक ऑर्गेनाइजेशन को बनने के, क्यों हम ऑर्गेनाइजेशन को बनाने पे तरजीह देते हैं बजाय कि एक खुद ही मतलब कि अ, एक इंडिविजुअल पर्सन ना होके, अगर एक प्रोप्राइटरशिप ना होके अगर मेरा कलेक्टिव एफर्ट आ रहा है, तो उसका क्या रीज़न है, क्या बेनिफिट्स है, क्या सिनर्जीज़ है। तीसरा है आपका सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, कितने सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी में, प्राइवेट, पब्लिक एंड थर्ड सेक्टर, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चौथा मेरे पास आएगा ऑप्शन, वो है टाइप ऑफ बिज़नेस, लीगल फॉर्म, लायबिलिटी एंड एग्ज़ाम्पल्स के बारे में बात करेंगे। पाँचवाँ है हमारा एग्जाम टिप्स एंड ट्रैप्स। जैसे कि हमने आपसे डिस्कस किया कि हम कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो कि एआई बेस्ड होंगे क्वेश्चंस, जो इसी चैप्टर में से निकले हुए हैं और जो एग्जाम में आ सकते हैं, और आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको हम डिस्कस करेंगे। डिटेल डिस्कशन होगा जिसमें से आप बहुत कुछ इनपुट ले सकते हैं। हाँ जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। आपके स्टडी मैट में डेफिनेशन दी गई है, बुकनन एंड हुजियंसकी 2010 में दी गई है डेफिनेशन। इसमें कहा गया है कि ऑर्गेनाइजेशन एक सोशल अरेंजमेंट्स होते हैं फॉर द कंट्रोल परफॉर्मेंस ऑफ द कलेक्टिव गोल्स। यानी कि इसमें तीन चीजों को तरजीह दी गई है, तीन चीजों पे फोकस किया गया, सोशल अरेंजमेंट्स हो, कंट्रोल परफॉर्मेंस हो, कलेक्टिव गोल्स हो। रिमेंबर, देयर आर थ्री एलिमेंट्स ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट वन सोशल अरेंजमेंट, सेकंड वन कंट्रोल परफॉर्मेंस, थर्ड वन कलेक्टिव गोल्स। सबसे पहले हम बात करते हैं कलेक्टिव गोल्स क्या होते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है एक गोल को अचीव करने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे कंपनी हो गई वो प्रॉफिट करेगी, हॉस्पिटल हो गया वो पेशेंट करेगा, स्कूल है वो एजुकेशन करेगा, क्लब है वो ट्रॉफीज को जीतने में करेगा। कोई भी कलेक्टिव एफर्ट जिससे आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट होने की जो रीजन है वो पूरा हो रहा है, उसको हम कहेंगे कलेक्टिव गोल। सोशल अरेंजमेंट्स, सोशल अरेंजमेंट्स बोले तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल बैकग्राउंड से पर्सन आ रहे हैं जो कि अलग-अलग रोल अपना कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि एक ही काम है उसको 10 बंदे एक ही बारी बार-बार करे जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। एक अगर फील्ड है तो उसमें स्पेशलाइज़र होंगे, दूसरी फील्ड है दूसरी में स्पेशलाइजेशन होगा, और इसी हिसाब से चलता रहेगा आपका पूरा का पूरा ये बिज़नेस मॉडल। थर्ड वन होता है आपका कंट्रोल परफॉर्मेंस। कंट्रोल परफॉर्मेंस बोले कि एक पूरे एसओपीज़ हो गए, जैसे प्रोसीजर्स हो गए, कैसे आप प्रोसीजर कर रहे हो, कैसे आपके पॉलिसीज़ होनी चाहिए ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कंपनी है, कंपनी की क्या पॉलिसी होनी चाहिए रेवेन्यू के रिगार्डिंग, कस्टमर को क्रेडिट कितना देना है, क्रेडिटर से माल कैसे लेना है, और आपका एम्प्लॉइज़ को क्या बेनिफिट्स देने हैं, क्या नहीं देने, और क्या आपकी आफ्टर सेल सर्विस होगी, ये सब होगी परफॉर्मेंस में होगी। को कौन से आपके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, क्या फाइनेंशियल रिपोर्ट आपकी बैलेंस शीट स्टेट करती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टेट करते हैं, क्या आपके इंडिकेटर्स आ रहे हैं, ये चीज़ कवर हो गई। लेट्स रिकैप दिस द डेफिनिशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बुकनन एंड Hugienski, organization are social arrangements for the control performance of a collective goal. आई होप ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी और इसमें कोई एम्बिगिटी नहीं होनी चाहिए आपकी तरफ से, या किसी की कोई भी स्टूडेंट को कोई भी एम्बिगिटी नहीं होनी चाहिए इसके बारे में। सो वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब इसमें बात करते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसफॉर्म इनपुट टू आउटपुट। अब इसमें हमने बात करी थी पिछली स्लाइड में कि ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट क्यों करती है। एग्जिस्ट करती है बिकॉज ऑफ द कंट्रोल परफॉर्मेंस फॉर द कलेक्टिव गोल, सोशल अरेंजमेंट्स होते हैं उसके लिए।
अब पहला मेरा जो यहाँ पे एग्जांपल मैंने दिया है, पहले तो यहाँ पे आ गया ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हुई, दूसरा हो गया इनपुट, तीसरा हो गया आउटपुट। मैन्युफैक्चरिंग फर्म, मैन्युफैक्चरिंग फर्म से आप क्या समझते हैं? रॉ मटेरियल आया, लेबर आई, प्रोसेस लगा, एक प्रोडक्ट खड़ा हुआ, उसको हमने बेचा, ये चीज हो गई। अब इसमें जो इनपुट हो गया, इनपुट हो गया स्टील, रबर, ग्लास, ठीक है, प्लस ओवरहेड, वेजेस, लेबर, ठीक है जी। अब इसकी आउटपुट क्या बना? कार्स एंड मशीनरी बनी। सेकंड ऑप्शन आता है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में कौन हुआ? एक आप हॉस्पिटल में गए, आपको क्या दिखेगा? पेशेंट दिखेंगे, डॉक्टर्स दिखेंगे, मेडिसिन दिखेंगी, प्रोसीजर होते हुए दिखेंगे। तो ये तो आपका हो गया आपका इनपुट। आउटपुट क्या होता है? जब आप रिकवर होके निकलते हैं हॉस्पिटल में से, तो उसको कहते हैं आउटपुट उसका, हॉस्पिटल का। थर्ड वन इज यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में जब आप एंटर करते हैं तो आपको क्या दिखता है? कॉलेज की बिल्डिंग दिखती है, स्टूडेंट दिखते हैं, लेक्चर रूम्स दिखते हैं, लेक्चरार्स दिखते हैं, सिलेबस दिखता है, डिस्कशन रूम्स दिखते हैं। उसके बाद जब एक स्टूडेंट अपनी एजुकेशन पूरी कर लेता है, तो उसमें आउटपुट क्या होता है? क्वालिफाइड ग्रेजुएट्स दिखते हैं। अब चौथा है जो हमारी फील्ड से तवज्जो रखता है, इसमें क्या है? अकाउंटेंसी फर्म। अकाउंटेंसी फर्म में आप एंटर करेंगे तो आपको क्या दिखेगा? एम्प्लॉयज दिखेंगे, प्रोफेशनल्स दिखेंगे, जो उनके सीनियर्स होते हैं, डाटा दिखेगा आपको क्लाइंट का, फाइनेंशियल डाटा होगा, उसको आप एनालाइज करेंगे, अपने हिसाब से उसको जज मतलब कि प्रोसेस करेंगे इंफॉर्मेशन को एज पर द स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क से आप उसको डाटा को बनाएंगे, और उसके बाद जो आपका क्लाइंट फाइनेंशियल डाटा है, वो बन के ऑडिटेड अकाउंट्स और टैक्स रिटर्न की फॉर्म में आउटपुट देगा। तो इनसाइड ये है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में पहले इनपुट आएगा, उसके बाद आउटपुट आएगा। इनपुट आपको देना पड़ेगा, उसके बाद ये आउटपुट वहां से निकल पाएगा, और आउटपुट ही एक कलेक्टिव गोल होता है। और जो इनपुट है वो परफॉर्मेंस है, कंट्रोल परफॉर्मेंस है। सोशल अरेंजमेंट्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन का हो गया। ओके, तो वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड में मैंने एक टेस्ट दिया है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक फुटबॉल क्लब है, प्लेयर है, कोचेस है, मार्केटिंग स्टाफ है, ट्रेनिंग है, सेशन है, एनालिसिस है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन कहाँ पे फिट करते हैं हम। पहली बात तो हो गया आपका कि आपका ये सोशल अरेंजमेंट्स कैसे हुआ। सोशल अरेंजमेंट आपका हुआ प्लेयर, स्टाफ, टेक्निकल स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ। कंट्रोल परफॉर्मेंस क्या हुआ आपका? ट्रेनिंग सेशन, प्रैक्टिस सेशन, फिजियो, ये आपका हुआ कंट्रोल परफॉर्मेंस। और टीम मीटिंग्स हो गई। कलेक्टिव गोल्स क्या हुए? आपने ज्यादा से ज्यादा गोल करने हैं, आपने ट्रॉफीज जीतनी है, तो ये आपका हो गया कलेक्टिव गोल। तो यहाँ पे आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि मैंने इस फुटबॉल क्लब के साथ देखे आपको ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेशन को बिल्कुल पूरा का पूरा फिक्स कर दिया। ठीक है जी। ये सारा के सारे एग्जांपल्स आपके स्टडी मैट में है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं कि एग्जांपल कहाँ से आए। लेकिन इस फॉर्मेट में नहीं है, तो मैंने इस फॉर्मेट में इसको फ्रेम करके आपको ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन देने की कोशिश करी गई है, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो सके ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन की। नेक्स्ट वन है आपका सिंगल पर्सन जॉगिंग अलोन इन द पार्क टू इंप्रूव देयर फिटनेस। अब इसमें बात करते हैं कि पहली बात तो ये सोशल अरेंजमेंट कहाँ है? सोशल अरेंजमेंट है नहीं, क्योंकि एक सिंगल पर्सन है। कलेक्टिव गोल कहाँ है? कलेक्टिव गोल कोई है नहीं। तो कंट्रोल परफॉर्मेंस का है, वो है नहीं। गोल क्या है? फिटनेस है। बट आपका एक पैरामीटर फुलफिल नहीं हो रहा, और एक से ज्यादा भी नहीं हो पा रहा, तो यहाँ पे ये फॉल नहीं करेगा। अब तीसरा बात करते हैं हम, थ्री डेंटिस्ट प्रैक्टिसिंग टुगेदर पुलिंग रिसोर्सेस एंड शेयरिंग पेशेंट्स। अब इसमें क्या हो गया, अब ये बात समझिए। थ्री डेंटिस्ट प्रैक्टिसिंग टुगेदर यानी कि ये एक फर्म हो गई। हम ये मान के चलेंगे दैट इज अ फर्म। पहली बात, ये एक सोशल अरेंजमेंट हो गया, क्योंकि तीन डेंटिस्ट, क्वालिफाइड डेंटिस्ट,
जिन्होंने प्रोफेशनल डिग्री अपनी ले रखी है, वो साथ आए हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं साथ में। दूसरा है कंट्रोल परफॉर्मेंस बोले तो उनके पास अपनी कैपिटल है, अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर बोले तो आपका क्लिनिक प्लस इक्विपमेंट्स प्लस टूल्स प्लस स्टाफ प्लस एक्सपर्टीज, ये सारी चीजें हो गई। कलेक्टिव गोल क्या है? पेशेंट ट्रीट वेल, ट्रीटिंग द पेशेंट वेल, पेशेंट को ठीक रखें और उसके एवज में जो फीस है वो आए इनके पास और ये आपस में बांट सके। ये इनका है कलेक्टिव गोल। तो यहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन में फुलफिल कर रहे हैं। यस, इट्स अ ऑर्गेनाइजेशन इन दिस रिस्पेक्ट। अब चौथा है अ फ्रीलांसर ग्राफिक डिजाइनर वर्किंग फ्रॉम होम, नो एम्प्लॉइज। भाई कोई सोशल अरेंजमेंट नहीं है, सोल ट्रेडर है, ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट ही नहीं है, तो इसलिए इसके ऊपर ये ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन में फॉल नहीं करता। ये ऑर्गेनाइजेशन ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन है और ये नहीं है। आई होप इससे आपको बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन के बारे में। अब हम इस स्लाइड में बात करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट क्यों करती है। ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है बिकॉज ऑफ द 5 रीजंस: स्पेशलाइजेशन, एनर्जी, पूलिंग रिसोर्सेज, कंटिन्यूटी एंड आपका इकोनॉमीज ऑफ स्किल। स्पेशलाइजेशन बोले तो एक हॉस्पिटल में जैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, पीडियाट्रिशियन, रेडियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट। एक सुपर स्पेशलिटी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आपको बहुत सारे डिपार्टमेंट चाहिए, बजाय कि सिर्फ एक बंदे होने के। अगर कोई बंदा सिर्फ मेडिसिन में प्रैक्टिस करता है, देन द पर्सन इज नॉट एबल टू रन द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल has need to have every person on the board, like surgeon, orthopedic, orthosurgeon, pediatrician, cardiologist, everyone. सिनर्जी बोले तो जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में कहा कि सिनर्जी बोले तो आप कैसे करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल 3 डेंटिस्ट है, तो वो अलग-अलग अपनी सिनर्जी लाएँगे, अलग-अलग एक्सपर्टीज़ लाएँगे। अगर हमें केस शेयर करना है, केस के साथ आप शेयर करेंगे और उनकी नॉलेज एक्स्ट्रा होगी, तो यहाँ पे आपको सिनर्जी मिलेगी। वर्किंग टुगेदर प्रोड्यूस मोर देन द इंडिविजुअल अलोन। तीसरा है आपका पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज। पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज बोले तो कि आपने जैसे पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज कैसे करी? पूलिंग रिसोर्सेज आपने करी कि एक अकाउंटेंसी फर्म आपने खोली, उसमें एक इंडिविजुअल जो है, एक सिर्फ सर्वर ला सकता है, एक कंप्यूटर ला सकता है, उसमें आपके जो लैन के थ्रू बंदे कनेक्ट हो सकते हैं, एम्प्लॉइज़ कनेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद आप एक अपना जो प्रॉपर जो एक सेट ऑफ द वर्क होता है, वो कर पाते हैं। लेकिन जब आपकी पार्टनरशिप फर्म होगी या आपकी जो कंसल्टेंसी फर्म है, वो बड़ी होगी, तो आप अपने डाटा को एक अ, सर्वर पे रख सकते हैं, क्लाउड सर्वर पे रख सकते हैं। आप कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, बी लेट इट बी द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, द टैक्स सॉफ्टवेयर्स, द रिटर्न प्रिपेयर सॉफ्टवेयर हो सकते हैं और आपका बहुत सारे आपको सॉफ्टवेयर एक्स्ट्रा मिल सकते हैं, रिसर्च वाले भी मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पूलिंग ऑफ द रिसोर्सेज हो सकता है। फोर्थ वन इज कंटिन्यूटी। अब हमने ग्राफिक डिजाइनर के एग्जांपल का डिस्कशन किया था। ग्राफिक डिजाइनर में क्या हुआ, जब तक वो बंदा काम कर पा रहा है, तब तक ये आपके बिज़नेस सर्वाइव करेगा। जब वो बंदा इवेंचुअली रिटायर होगा या वो ऑर्गेनाइजेशन लीव करेगा या उसको बिज़नेस को शट डाउन करने की कोशिश करेगा या गॉड फॉरबिड अगर उसको कुछ हो जाता है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाएगी। तो यहाँ पे जब वो अपनी जो प्रैक्टिस है वो बंद कर देगा ग्राफिक डिजाइनर वाली, नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन। अब एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें बहुत सारे बंदे होते हैं, बहुत सारे पर्सन्स होते हैं। तो इसमें क्या है कि वो जो ग्राफिक डिजाइनर की जाने से उस ऑर्गेनाइजेशन को बंद नहीं होना पड़ेगा। वो बंद नहीं हो सकती क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी एक बंदे की नॉलेज के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो यहीं पे कंटिन्यूटी की बात होती है। पाँचवाँ होता है इकोनॉमीज़ ऑफ द स्केल। इकोनॉमीज़ ऑफ द स्केल्स बोले तो जैसे आपने रिसोर्सेज़ की बात करी, आईटी सेटअप्स हो गए, बहुत सारे आपने इनपुट लिया है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, अगर कोई इसने एक प्रोडक्ट बनाना है, तो उसको जो इन रॉ मटेरियल है, वो ज़्यादा कॉस्ट का पड़ेगा, वो लेबर उसको ज़्यादा कॉस्ट की पड़ेगी। लेकिन अगर उसने कलेक्टिव एफर्ट में उसने मास लेवल प्रोडक्शन करना है, तो उसको जो उसका इनपुट है, रॉ मटेरियल है, वो भी बहुत सस्ते दाम पे मिलेगा और कंपैरेटिवली कम दाम पे मिलेगा, बजाए कि सिंगल रॉ मटेरियल लेने के।
छोटी क्वांटिटी लेने के बजाय अगर बड़ी क्वांटिटी लेता है तो ज़्यादा उसको कम्पेटिटिव प्राइस पे मिलेगा। उसको जो लेबर है, वेजेस है और सारे जो ओवरहेड्स हैं, वो बहुत ही कम्पेटिटिव प्राइस पे मिलेंगे, इकोनॉमिकल प्राइस पे मिलेंगे, बजाय कि अगर वो सिंगल एक बंदा काम करता है, तो उस केस में। तो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल यहाँ पे हम डिफाइन कर पा रहे हैं यहाँ पे। तो इन ब्रीफ हम इसको डिस्कस करते हैं, व्हाई डू ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट। पहला है स्पेशलाइजेशन, डिवीजन ऑफ द लेबर हो गया। दूसरा हो गया सिनर्जी, 1 + 1 + 1 इज ग्रेटर देन 3। पूलिंग ऑफ द रिसोर्सेज, शेयर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। कंटिन्यूटी होगी बियॉन्ड एनी इंडिविजुअल। पांचवा हो गया आपका इकोनॉमीज ऑफ द स्केल, लोअर एवरेज कॉस्ट। नेक्स्ट वन इज सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। पहला आपका आता है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर बोलते तो ओनरशिप हो गई आपकी प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में, कंपनी के हाथ में, इन्वेस्टर्स के हाथ में। प्राइमरी गोल आपका जो होता है प्रॉफिट, सिर्फ प्रॉफिट। सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, लिमिटेड कंपनी, पीएलसी। एग्जांपल आपके टेस्को, एचएसबीसी एंड अंडरस्टूड। प्राइवेट सेक्टर बोलते तो ओनरशिप किसके पास हो गई भाई? इंडिविजुअल, कंपनी, इन्वेस्टर्स। मोटिव क्या है? प्रॉफिट। और क्या है? सोल ट्रेडर हो गया, पार्टनरशिप हो गई, लिमिटेड कंपनीज हो गई, पीएलसी हो गई। और एग्जांपल दिया हुआ है टेस्को, एचएसबीसी, एप्पल। पब्लिक सेक्टर आपका हो गया, ओनरशिप किसके पास है जी? गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल और लोकल। प्राइमरी गोल क्या है? पब्लिक सर्विस करना। एग्जांपल एनएचएस, पुलिस सर्विस, स्टेट स्कूल्स, बीबीसी। एग्जांपल है आपका डीवीएलए और आर्म फोर्सेस। थर्ड सेक्टर जो हो गया वो हो गया ओनरशिप होगी इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट। ये चैरिटी भी हो सकता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, कोऑपरेटिव भी हो सकता है। इसमें क्या है? गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। प्राइमरी गोल क्या है इसका? सोशल और चैरिटेबल मिशन। दीज आर द प्राइमरी गोल्स ऑफ द थर्ड सेक्टर। एग्जांपल क्या है? चैरिटी, ऑक्सफैम, एनजीओ, एमनेस्टी, कोऑपरेटिव, कैंसर रिसर्च यूके, रेड क्रॉस। तो ये तीन सेक्टर्स है अपने, प्राइवेट, पब्लिक एंड थर्ड सेक्टर। प्राइवेट में बोले तो प्राइमरी गोल है आपका प्रॉफिट, पब्लिक सेक्टर में प्राइमरी गोल है पब्लिक सर्विस, थर्ड सेक्टर में आपका सोशल, पब्लिक चैरिटेबल मिशन। अब हम बात करते हैं एग्जाम ट्रैप के बारे में कि एग्जाम ट्रैप क्या हो सकती है यहाँ पे। पहले होता है जो स्टूडेंट होते हैं ऑफर क्लासिफाई चैरिटीज एज पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज दे आर नॉट फॉर प्रॉफिट एंड सर्व द पब्लिक। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो मेरा चैरिटीज है, दीज आर नॉट द पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज दे आर नॉट प्रॉफिट एंड सर्व द पब्लिक। ठीक है जी, पब्लिक सेक्टर नहीं लिख के आना है। इस एग्जांपल को हम करते हैं, रॉन्ग थिंकिंग क्या है इसकी? ऑक्सफैम जो है नॉट फॉर प्रॉफिट एंड हेल्प पीपल, सो इट मस्ट बी इन पब्लिक सेक्टर। नहीं, अगर प्रॉफिट में नहीं है तो इसका मतलब प्रॉफिट के पर्पज के लिए, तो इसका मतलब पब्लिक सेक्टर वो जरूरी नहीं है। पब्लिक सेक्टर इज आल्सो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड, चैरिटीज आर नॉट कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। जैसे कि पुलिस हो गया, फायर सर्विस होगी, ये होगी गवर्नमेंट कंट्रोल्ड हो गई। करेक्ट थिंकिंग क्या है आपकी होनी चाहिए? ऑक्सफैम इज इक्वल टू थर्ड सेक्टर, यानी कि पब्लिक सेक्टर इज इक्वल टू एनएचएस, पब्लिक पुलिस या स्टेट स्कूल, जैसे हमने डिस्कस किया, गवर्नमेंट फंडेड होनी चाहिए, गवर्नमेंट कंट्रोल होनी चाहिए। यहाँ पे क्या है? थर्ड सेक्टर क्या हो गया आपका? चैरिटी है, इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट, आपका नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है और मिशन ड्रिवन है। उनका मिशन है जो है हमने जैसे आपका सोशल इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए काम करना है, एजुकेशन के लिए काम करना है, अलग चीजों के लिए काम करना है, ये आपका फीचर है इसमें। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लीगल फॉर्म्स के बारे में। पहला हो गया आपका कमर्शियल वाले में। कमर्शियल वाले में आपका क्या हो गया? प्रॉफिट ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन होगी। इसमें सबसे पहला हो गया सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर में आपका हो गया लाइबिलिटी आपकी होगी अनलिमिटेड। एक ओनर होता है, बिजनेस इज द पर्सन है, पर्सन लाइबल फॉर ऑल डेट्स, सिंपल टू सेटअप, फ्रीलांसर, डिजाइनर, प्लम्बर। ठीक है जी। पार्टनरशिप बोले तो तीन डेंटिस्ट, लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो गया, 2+ पीपल के साथ आप इसको शुरू कर सकते हैं। एक्ट कौन सा होता है? पार्टनरशिप एक्ट 1890। ज्वाइंटली एंड सेवरली लाइबल होते हैं, पार्टनरशिप एग्रीमेंट चाहिए होता है। एग्जांपल्स ये हुआ सॉलिसिटर फर्म्स और मेडिकल प्रैक्टिसेस। प्राइवेट लिमिटेड हो गया, लायबिलिटी लिमिटेड हो गया अप टू द एक्सटेंट ऑफ द शेयर होल्डिंग। सेपरेट लीगल एंटाइटी होगी, शेयर होल्डर्स लूज ऑन इन्वेस्टमेंट, शेयर नॉट पब्लिकली ट्रेडेड, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स रिक्वायर्ड होते हैं, मोस्ट स्मॉल मीडियम यूके बिजनेसेस। चौथा आपका ऑप्शन हो गया कमर्शियल ड्रिवन वाला, ये हो गया पब्लिक लिमिटेड पीएलसी, लायबिलिटी लिमिटेड की हो गई। सेपरेट लीगल एंटाइटी यहाँ पे भी होती है, शेयर पब्लिकली ट्रेडेड होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेडेड होते हैं जी। मिनिमम 50,000 शेयर कैपिटल चाहिए होती है,
और गवर्नमेंट रिपोर्टिंग एंड गवर्नेंस बहुत ज्यादा होती है इसमें। टेस्को पीएलसी, एचएसबीसी, रोल्स रॉयस ये यहाँ पे एग्जाम्पल हो। नॉन प्रॉफिट की नॉट प्रॉफिट एनपीओ की बात करते हैं। इसमें क्या है, इसमें यहाँ पर चैरिटी सबसे पहले आता है। प्राइमरी पर्पस है चैरिटेबल कॉजेज, एजुकेशन, पॉवर्टी, हेल्थ। सरप्लस जो है आपके, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के सरप्लस हुए, वो अपने आपके मिशन में इन्वेस्ट हो जाते हैं, कभी भी ओनर को या ट्रस्टीज को नहीं जाते। कैन अर्न इनकम एंड ट्रेड, चैरिटी शॉप्स खोल सकते हैं। रेगुलेटेड बाय द चैरिटी कमीशन यूके, ऑक्सफैम हो गया आपका, और ब्रिटिश रेड क्रॉस हो गया। कोऑपरेटिव हो गई, सेकंड फॉर्म आती है कोऑपरेटिव। ये होता है ऑन एंड डेमोक्रेटली कंट्रोल बाय द मेंबर्स होता है। वन मेंबर इज इक्वल टू वन वोट कहलाया जाएगा। नॉट वन शेयर इज इक्वल टू वन वोट कहलाया जाएगा। प्रॉफिट शेयर विद मेंबर्स एज डिविडेंड्स, और मेंबर इज इक्वल टू वर्कर, कस्टमर और प्रोड्यूसर। द कोऑपरेटिव ग्रुप नॉन डेक्रोन कॉर्पोरेशन 80,000 प्लस वर्कर्स ओनर्स काम करते हैं यहाँ पे। एनजीओ हो गया आपका, थर्ड वाला हो गया। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गए, इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, कैंपिंग फॉर सोशल, इन्वायरमेंटल और पॉलिटिकल कॉजेज, नॉट कमर्शियल ड्रिवन। मिशन फर्स्ट होता है एमनेस्टी इंटरनेशनल, ग्रीनपीस, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ। यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं इसको। नॉट फॉर प्रॉफिट, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या हुआ, चैरिटीज, कोऑपरेटिव एंड एनजीओस। चैरिटीज आपकी होगी, प्राइमरी पर्पस होता है चैरिटेबल कॉजेज, एजुकेशन, पॉवर्टी, हेल्थ। और आपका ये जो जितना इनकम कमाती है वो सब इन्वेस्ट होता है, सरप्लस आपका इन्वेस्ट होता है मिशन में ही। और ये रेगुलेट होता है चैरिटी कमीशन यूके के द्वारा। कोऑपरेटिव आपका सेकंड फॉर्म है, जिसमें ओन्ड एंड डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड बाय द मेंबर्स होता है। एक मेंबर इज इक्वल टू एक वोट होता है आपका। प्रॉफिट शेयर विद मेंबर डिविडेंड होता है। मेंबर्स इक्वल टू वर्कर्स, कस्टमर और प्रोड्यूसर्स होता है। यहाँ पे हमने डिस्कस किया। एनजीओ होता है नॉन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के को कहते हैं। ये गवर्नमेंट इसको कंट्रोल नहीं करती। कैंपेन फॉर फूड, सॉरी, सोशल, इन्वायरमेंटल और पॉलिटिकल कॉजेज होता है, और कमर्शियल ड्रिवन नहीं होते ये। एग्जाम सिनेरियो के हिसाब से प्रैक्टिस करते हैं और सोचते हैं इसको कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन टाइप को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भाई ग्रीन वॉच इज एन इंडिपेंडेंट environmental charity that lobbies government for stricter climate regulation। यहाँ पे क्या है जी, इसमें कोई मोटिव इसको नहीं नजर आ रहा हमें। प्रॉफिट मोटिव नहीं है, इंडिपेंडेंट है, जब इन्वायरमेंटल चैरिटी है, तो यहाँ पे आपका ये थर्ड सेक्टर फॉल करेगा। नो प्रॉफिट मोटिव है, इसलिए एनजीओ आएगा ये। सेकंड है मेगा कॉर्प लिमिट पीएलसी हैज 200,000 शेयर होल्डर्स एंड एग्जिस्टेड ऑन द लंदन स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पे क्या जी, स्टॉक एक्सचेंज आ गया, शेयर होल्डर्स है, लिस्टेड है, तो ये आपका पीएलसी हो गई। थर्ड वन है थ्री डेंटिस्ट प्रैक्टिस टुगेदर, पार्टनरशिप फॉर्म पहले हम डिस्कस कर चुके हैं ये, गवर्न बाय द पार्टनरशिप एक्ट 1890। फोर्थ वन इज सेफगार्ड प्रोवाइड फूड्स टू द वल्नरेबल चिल्ड्रन एंड रेवेन्यू फॉर चैरिटी शॉप्स एंड बट इन्वेस्ट और सरप्लस। थर्ड सेक्टर चैरिटी, तो यहाँ से हमने क्लैरिटी ली ग्रीन वॉच के बारे में, मेगा कॉर्प के बारे में, थ्री डेंटिस्ट प्रैक्टिसिंग टुगेदर के बारे में, और सेफ किड्स के बारे में। यहाँ पे हमको टिप, जो ये टिप देना चाह रहा हूँ मैं, ये है कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी इज इक्वल टू सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप। Limited liability is equal to any company, whether it be limited or PLC। लाइबिलिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। लाइबिलिटी क्या है, सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, और लिमिटेड लाइबिलिटी आपकी होती है प्राइवेट लिमिटेड और पीएलसीज में। यहाँ पे सोल ट्रेडर में क्या होता है, ओनर जो ओनर होता है वो जो वही सब कुछ होता है, करता धरता, बिजनेस वही लाता है, बिजनेस वही करता है। क्रेडिटर कैन सीज पर्सनल एसेट ऑफ द ओनर टू रिकवर द डेट्स। पार्टनरशिप में क्या हो गया, यहाँ पे बहुत ही अच्छी टर्म यूज करा हुआ मैं। ईच पार्टनर इज जॉइंटली एंड severally liable। एनी वन पार्टनर कैन बी sued फॉर द टोटल डेट्स ऑफ द पार्टनरशिप। पर्सनल एसेट यहाँ पे रिस्क में होगी, नो प्रोटेक्शन बिटवीन बिजनेस एंड ओनर का होता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी आपका हो गया, लिमिट में हो गया आपका लिमिटेड लाइबिलिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी होगी, शेयर होल्डर कैन ओनली लूज द अमाउंट दे इन्वेस्टेड। पर्सनल एसेट प्रोटेक्टेड होती है। सेम इन द केस ऑफ द पब्लिक लिमिटेड, इसमें शेयर्स होते हैं आपके, पब्लिकली ट्रेडेड होते हैं। शेयर होल्डर प्रोटेक्टेड बाय द लिमिटेड लाइबिलिटी सब्जेक्ट टू द स्ट्रिक्टर गवर्नेंस एंड डिस्क्लोजर। पर्सनल एसेट यहाँ पे प्रोटेक्ट होंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे टेक अवे क्या है आपका पहले चैप्टर का। पहली बात तो ये कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, organization is equal to collective goals plus social arrangements plus control performance। बुकनन एंड ह्यूजियंस की।
सेकंड वन आपका हो गया कि ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसफॉर्म इनपुट्स इनटू आउटपुट्स, ऑल सेक्टर डू दिस, इट इज अ यूनिवर्सल कैरेक्टर। भाई कोई भी आपने ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करी है, उसमें इनपुट दोगे तो आपका आउटपुट निकलेगा निकलेगा। तीन सेक्टर होते हैं, प्राइवेट, पब्लिक एंड थर्ड सेक्टर। प्राइवेट में हो गया मोटिव है प्रॉफिट, दूसरे में हो गया आपका गवर्नमेंट टैक्सेशन, थर्ड में हो गया नॉन नॉट फॉर प्रॉफिट। चैरिटी इज इक्वल टू थर्ड सेक्टर नॉट पब्लिक सेक्टर, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चैरिटी थर्ड सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर नहीं है। पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट कंट्रोल होता है। पांचवा आपका ऑप्शन है अनलिमिटेड, पांचवा आपका जो की टेक अवे है वो है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, सोल ट्रेडर एंड पार्टनरशिप। और आपकी जो लिमिटेड लाइबिलिटी है वो लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड एंड पीएलसी में है। और छठा आपका है पीएलसी मस्ट हैव मिनिमम 50,000 पाउंड शेयर कैपिटल एंड इट्स शेयर्स आर पब्लिकली ट्रेडेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। ये छह कंडीशंस है, छह के की टेक अवेज है, इस चैप्टर का बेसिस है ये हमने डिस्कस करे इस चैप्टर में। तो आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी। अब हम नेक्स्ट इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चंस के बारे में, कि क्वेश्चंस हम कैसे अटेम्प्ट करें। मैंने एआई के थ्रू कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं इसी चैप्टर से, तो उसको हम डिस्कस करेंगे इसके बाद। हम स्टार्ट करते हैं अपना एआई बेस्ड क्वेश्चंस। पहला चैप्टर है हमारा द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें 10 क्वेश्चंस मैंने रखे हैं आपकी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि आप इसको क्वेश्चंस को समझ सके और इजीली एनालाइज कर सके। तो आइए सीरीज क्विज को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट completes a Buchan and Huginski definition of an organization। तो ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन ही दी गई है। ऑर्गेनाइजेशंस आर सोशल अरेंजमेंट्स फॉर द डैश ऑफ कलेक्टिव गोल्स। तो हमें ऑप्शंस दिए गए अचीवमेंट, प्लानिंग, कंट्रोल परफॉर्मेंस एंड डी है एलोकेशन। तो आप ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन को रिकॉल करेंगे तो डेफिनेशन है हमारी ऑर्गेनाइजेशन आर सोशल अरेंजमेंट्स फॉर द कलेक्टेड कंट्रोल परफॉर्मेंस ऑफ कलेक्टिव गोल्स। तो ये सी पार्ट आएगा, ये हमने सिलेक्ट कर लिया सी पार्ट। सेकंड क्वेश्चन है अ स्कूल होल्ड्स एन एनुअल फीट टू रेज फंड्स फॉर न्यू क्लासरूम इक्विपमेंट, व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज द स्कूल मोस्ट लाइकली टू बी। स्कूल ने एनुअल फीट ऑर्गेनाइज किया, फंक्शन ऑर्गेनाइज किया फंड रेज करने के लिए फॉर न्यू क्लासरूम इक्विपमेंट्स। अब स्कूल किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है? क्या कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है? नहीं। म्यूचुअल है? नहीं। डी है आपका पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन? नहीं। सी है अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो हम सी को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। ये पहले भी क्वेश्चन आ रखा है जो हमने अपने पीपीटी में अटेम्प्ट किया था, दोबारा इसको करते हैं। ग्रीनविच ग्रीन वॉच इज एन इंडिपेंडेंट environmental charity that lobbies governments for stricter climate regulations. What type of organization is Greenwatch? ग्रीनवॉच एक इंडिपेंडेंट इन्वायरमेंटल चैरिटी है जो गवर्नमेंट को लॉबी करती है फॉर स्ट्रिक्टर क्लाइमेट रेगुलेशन। तो यहाँ पे आप देखेंगे ना तो ये कोई प्रॉफिट मेकिंग है इसका, ना ये कंट्रोल बाय गवर्नमेंट है, ना ये मेंबर्स के ऊपर बेस्ड है। ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मोटिव है इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये सी पार्ट आपका ये हो गया। डी पार्ट है विच ऑफ सॉरी क्वेश्चन नंबर 4, which of the following statement about the sole traders is correct? ए ए इसका पार्ट है a sole trader enjoys limited liability, जो कि बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। सेकंड है a sole trader is legally separate from the business, बिल्कुल ही इनकरेक्ट। ओनर इज इक्वल टू बिजनेस होता है सोल ट्रेडर में, सोल प्रोप्राइटरशिप में। सी पार्ट है a sole trader cannot employ other people, incorrect। a sole trader can always employ other people। डी पार्ट है a sole trader has unlimited personal liability for business debts। तो डी पार्ट मेरा बिल्कुल करेक्ट है, जिसमें हमने कहा है कि a sole trader has unlimited liability for the business debts। क्वेश्चन नंबर 5,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। एक पीएलसी की प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला है प्रोवाइडिंग पब्लिक सर्विसेज, नहीं। प्रॉफिट है उसका मोटिव। बी है मैक्सिमाइजिंग द वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉइज, नो। सी आपका डी है प्रोटेक्टिंग द नेचुरल एनवायरनमेंट, नो, एनजीओ नहीं है ये। बी में कोऑपरेटिव नहीं है। सी है मैक्सिमाइजिंग रिटर्न टू शेयर होल्डर, यस। जहां प्रॉफिट बढ़ेंगे वही रिटर्न हाई होगी आपकी शेयर होल्डर्स की। तो ये सी पॉइंट है आपका जो सही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ऑर्गेनाइजेशन। 1. Forming an organization results in faster decision making than individual action. Second point है organizations allow for specialization and division of labor. Which of the following is correct? अब बात करेंगे हम इसमें, पहला जो मेरा पॉइंट दिया गया वो है फॉर्मिंग एन ऑर्गेनाइजेशन रिजल्ट्स इन फास्टर डिसीजन मेकिंग देन इंडिविजुअल एक्शन। ये बिल्कुल ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन होता है वहाँ पे सिनर्जी होती है और स्पेशलाइजेशन होती है, तो डिसीजन लेने में थोड़ी सी देर होती है इंडिविजुअल से, लेकिन डिसीजन उससे बेटर लिए जाते हैं इंडिविजुअल से। तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। अब हम सेकंड स्टेटमेंट के ऊपर आते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस अलाउ फॉर स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर, ये बिल्कुल ही करेक्ट है, 100% करेक्ट है। सनर्जी आएगी और स्पेशलाइजेशन आएगी, तो सिर्फ ये बी पॉइंट रेलेवेंट है इसमें, सेकंड ओनली का। 7 question है, a firm of barristers each handle their own caseload independently with shared administrative support. Which sector of the economy does this organization belong to? पहला है पब्लिक सेक्टर, नहीं। थर्ड सेक्टर, नहीं। वॉलंटरी सेक्टर, नहीं। सी पार्ट फॉल करेगा प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि इनका मोटिव है प्रॉफिट। और तीसरा है कि अपना ये पूलिंग ऑफ द रिसोर्सेज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। Which characteristics is unique to a public limited company compared to a private limited company? पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट कंपनी में क्या फर्क है, ये क्वेश्चन का पूछा गया है कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक यूनिक है। पहला है सेपरेट लीगल एंटिटी स्टेटस, दोनों में कॉमन है। बी है लिमिटेड लायबिलिटी फॉर शेयर होल्डर, दोनों में कॉमन है। शेयर कैन बी ऑफर्ड एंड ट्रेडेड पब्लिकली ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज, बिल्कुल सही है। डी है रिक्वायरमेंट फॉर ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बिल्कुल इस दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे सी पॉइंट मेरा बिल्कुल यूनिक है कि जो पीएलसी के शेयर्स है वो आपके स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो सकते हैं। तो इसमें सी पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। नाइन्थ क्वेश्चन है, द कोऑपरेटिव ग्रुप इज ओन्ड एंड डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड बाय इट्स मेंबर्स। विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डज दिस डिस्क्राइब? पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, नो। कंट्रोल बाय गवर्नमेंट नहीं है। कोऑपरेटिव, यस, क्योंकि बिटवीन द मेंबर्स कंट्रोल हो रहा है ये। सोल ट्रेडर, नो। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नो। तो यहाँ पे बी पॉइंट रेलेवेंट है, बी पॉइंट ही एग्जैक्ट आंसर है इसका, तो इसको हमने मार्क कर दिया है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ पार्टनरशिप? ये पे बात कर दिया पार्टनरशिप लिमिटेड लायबिलिटी, बिल्कुल ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। पार्टनरशिप अनलिमिटेड लायबिलिटी, बी पॉइंट है आपका पार्टनर्स कैन बाइंड ईच अदर कॉन्ट्रेक्चुअली, बिल्कुल सही बात है। इस पे आपका बिल्कुल यूनिक फीचर है ये। पार्टनरशिप मस्ट बी लिस्टेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज, नो। पार्टनरशिप इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम अ पार्टनर, ये आप कह सकते हो और नहीं भी कह सकते हो, देखिए लेकिन इस क्वेश्चन के लिए पॉइंट रेलेवेंट नहीं है। मेरा सिर्फ बी पॉइंट यहाँ पे रेलेवेंट होता है कि पार्टनर कैन बाइंड ईच अदर कॉन्ट्रेक्चुअली। आप अगर डेफिनेशन भी देखेंगे स्टडी मैट में उसको मतलब कि देखेंगे भी, पार्टनरशिप वाला जो एलिमेंट आ रहा है उसमें ये लिख रहा है कि पार्टनर कैन बाइंड द अदर पर्सन कॉन्ट्रेक्चुअली। तो ये इस कर ऐसे हमने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं और अब इसको सबमिट करते हैं और देखते हैं क्या हमारा स्कोर आया है। तो स्कोर हमारा 10 का 10 सही है। टाइम हमने लिया 7 मिनट और 18 सेकंड। 10 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट करे। इसी स्पीड पे हमने एग्जाम में भी ऐसे ही अटेम्प्ट करने हैं और क्वेश्चंस को सही से पढ़ना है, एनालाइज करना है और फिर अटेम्प्ट करके अच्छे मार्क्स लाने हैं। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा चैप्टर 2, जिसमें हम पहले करेंगे नहीं सॉरी, नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा स्टडी किट। चैप्टर 1 का ही हम स्टडी किट करेंगे पहले, उसके बाद वाले लेक्चर में हम चैप्टर 2 करेंगे थ्योरी प्लस ए बेस्ड क्वेश्चंस। तो आज के लिए इतना ही। चैप्टर 1 की थ्योरी
और ये कुछ क्वेश्चन आप तैयार करिए, पढ़िए, और नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं स्टडी किट के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू वेरी मच।